बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों बच्चों, तो आपको हाथ से लिखा हुआ जो नोट्स है, आपका हाथ से लिखा हुआ एनसीईआरटी नोट्स, एनसीईआरटी नोट्स जो आपके 10th क्लास का गद्य खंड है, गद्य खंड है ना, हिंदी का गद्य का एनसीईआरटी नोट्स आपको यहाँ पे मैं क्लियर कराने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और ये नोट्स आपके जो है ना हाथ से लिखा हुआ देख कर जाइएगा। क्लास 10th के हिंदी में आपकी सारे क्वेश्चन यहाँ से लड़े जाएंगे और एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन लड़ेगा ही। उसके बाद कोई एक बुक ऑब्जेक्टिव का खरीद कर उसमें आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा कैसे ऑब्जेक्टिव आता है, फिर इसका भी क्वेश्चन मिला लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है। अगला पॉइंट है कि मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? भीमराव अम्बेडकर को। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए है ना भीमराव अम्बेडकर अमेरिका गए थे, फिर वहां से लंदन इंग्लैंड गए थे। अगला पॉइंट से बाबा भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे थे। पहला बुद्ध, दूसरा कबीर और तीसरा ज्योतिबा फूले। अगला कि भारतीय संविधान की निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, याद रखेंगे। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। अगला पॉइंट है कि भीमराव अम्बेडकर को लोग प्यार से बाबा साहेब के नाम से पुकारते थे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है कि बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। कौन कौन? उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुद्राज, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म, बुद्धिज्म है ये बुद्धिमान नहीं, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक्स स्टेट, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, है ना। तो इसमें जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो है आपका एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। उसके बाद आइए ऊपर द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, ये एक ही में है। ठीक है ये। और उसके बाद द अनटचेबल पूछता है, हु आर दे पूछता है, हु आर सुद्राज पूछता है, बुद्धिज्म कम्युनिज्म पूछता है, आगे बुद्धा एंड धम्मा पूछता है। उसके बाद अब चलिए आपके इम्पोर्टेंट है। अगला आपके पाठ 2 आगे चलिए। पाठ 2 है आपके विष के दांत और ये एक कहानी है और इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 में पटना के बदर घाट में हुआ था। ठीक है। अगला, शर्मा जी के जन्म से भोजपुरी भाषा बोलते थे। शर्मा जी जो थे रामविलास शर्मा जन्म से भोजपुरी भाषा बोलते थे। नलिन बिलोचन शर्मा है, रामविलास शर्मा नहीं। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 में हुआ था। ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा और माता का नाम था रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जी संस्कृत और हिंदी से एमए किए थे और पटना विश्वविद्यालय से किए थे, यह याद रखेंगे। इनकी रचना में कौन कौन सी है? तो रचना में आपका दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन और मानदंड, ये हिंदी इनका उपन्यास है। आलोचना में कौन सी बुक है? तो साहित्य तत्व और आलोचना है। कहानी में इनका विष का दांत है नलिन बिलोचन शर्मा का। और नलिन बिलोचन शर्मा ने एक कविता लिखी है जिसका नाम है केसरी कुमार तथा नरेश के साथ। ठीक है। विष के दांत कहानी अन्य कहानियों से ली गई है, अन्य की कहानियां वहां से ली गई है। विष के दांत मध्यम वर्ग की आधारित एक कहानी है। ठीक है। चलिए ये पॉइंट्स हुए। आइए कुछ और पॉइंट्स जानते हैं। अगला पॉइंट्स कहता है कि सेन साहब की नई मोटर कार काली थी। ठीक है। जिसकी कीमत 7,500 थी। ठीक है, 7,500 थी जिनकी कीमत। आगे अगला कि सेन साहब के 5 बेटी थी और सेन साहब की एक बेटा था जिसका नाम खोखा या कासू था। ठीक है, सेन साहब के बेटा का नाम क्या था? खोखा या कासू। और 5 जो उनकी बेटी थी वो सीमा थी, सीमा, आलो, सोफाली, आरती, है ना, सोफाली, सीमा, आरती और एक और थी, है ना, इसको देख लीजिएगा। विष के दांत कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है तो याद रखेंगे। गिरधालाल कौन थे? तो मदन के पिता थे। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे, याद रखेंगे। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में मनोवैज्ञानिक तत्व समग्रता से उभर कर आए थे। मनोवैज्ञानिक तत्व समग्रता से उभरे हुए कवि हैं। अगला, मोटर कार को कासू से खतरा था। किससे खतरा हो सकता था? कासू से। कासू कौन था? खोखा था। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो एक बांग्ला शब्द है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यह बातें किसकी थी? तो सेन साहब ने कहा था मदन को। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। अगला पॉइंट्स अगला देखेंगे
कि खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है। तो खोखा का अर्थ होता है बच्चा और खोखी का अर्थ होता है बच्ची। विष के दांत के पाठ के में खोखा किसका नाम रहता है। तो कासू का रहता है, याद रखेंगे। विष के दांत एक कैसी कहानी है। तो एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो लट्टू, याद रखेंगे। अगला, मदन की उम्र क्या थी। तो 5 से 6 साल का मदन था। अगला, नलिन बुलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। तो 1959 में। अगला पॉइंट, लड़कियां क्या है। कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व होता है। तो माता और पिता को, ठीक है। अगला, कौवा के जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। तो हंस। कौन ललक गया। तो हंस, याद रखेंगे। अगला पॉइंट्स देखेंगे। अगला पॉइंट्स कहता है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोध को उजागर करती है। तो मध्यम वर्ग, याद रखेंगे। किसके अनुसार सेनों ने भी सिद्धांतों को बदल लिया था। तो खोखे के अनुसार। अगला, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे। तो पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे। चलिए, तो इस प्रकार मैंने आपके पाठ 2 कंप्लीट कर दिया। इसको आप अगर सुनते भी रहिएगा ना, वीडियो चलाकर छोड़ दीजिएगा, सुनते रहिएगा तो आप याद कर लीजिएगा। भारत से हम क्या सीखे, तीसरा पाठ है। भारत से हम क्या सीखे और एक भाषण है। तो भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है। तो आपके मैक्स मुलर हैं। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी के डेसाउ नगर में। जर्मनी के डेसाउ नगर में इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 को। अगला, मैक्स मुलर जब 4 वर्ष के थे तो उनकी किसकी मृत्यु हो गई थी। तो पिता की। कितने वर्ष में। 4 वर्ष की उम्र में। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। तो विल्हेल्म मुलर। विल्हेल्म मुलर, याद रखेंगे। चलिए, अगला अगला पॉइंट्स देखेंगे। अगला थोड़ा 2 पार्ट का यहाँ पे छूटा था। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, याद रखेंगे। और झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। तो महल वाले जीतते हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में था। अगला, इसमें आएंगे अब भारत से हम क्या सीखे में, कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो एक भाषण है, स्पीच है, याद रखेंगे, ठीक है। ये एक स्पीच है। मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या था। तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर था। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई। तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुई थी। अगला, कि मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि किसने दी थी। तो विक्टोरिया की रानी ने उनको नाइट की उपाधि दी थी। अगला है आपका कि मैक्स मुलर के प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1868 में उन्हें अपने ऑसबर्न प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर आख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे। कौन। तो आपके सम्राज्ञी विक्टोरिया। वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया है। तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को कहा था। और किसने कहा था। तो मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने कहा था वेदांतियों का वेदांती। अगला, मैक्स मुलर हितोपदेश का जर्मन अनुवाद किया था, ठीक है। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का जर्मनी में अनुवाद किया। मैक्स मुलर 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किए थे। कौन से विश्वविद्यालय। लिपजिंग। किस भाषा की। तो संस्कृत। आगे, मैक्स मुलर संगीत के अलावा ग्रीक और लैटिन भाषा भी जानते थे, ये याद रखेंगे। अगला, कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कोलकाता, मुंबई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहर में हो सकता है। सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में था, क्वेश्चन देख लेंगे। अगला है कि मैक्स पॉइंट्स देखेंगे कि मैक्स मुलर का अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्राम वासियों की ओर रहा है, क्योंकि सच्चे भारत का दर्शन गांव में ही संभव है। भारत के गुणगान करने वाले यूरोपीय लोगों में प्लेटो और कांट का नाम आता है, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखेंगे कि भारत का गुणगान करने में किसका सबसे नाम प्रमुख है। तो प्लेटो और कांट का। भारत से हम क्या सीखे, भाषांतरण किसने किया। तो ये किया था आपका भवानी शंकर त्रिवेदी ने। भवानी शंकर त्रिवेदी ने। चलिए, अगला पार्ट 4 आते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पार्ट 4। और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये एक ललित निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो 1907 में छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला पॉइंट, द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लेखनों में एक साथ कबीरदास, तुलसीदास और रविंद्रनाथ टैगोर के विचार मिलता है, ये याद रखेंगे। द्विवेदी जी के लेखनों में एक साथ किसके विचार मिलते हैं। तो कबीरदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हो गया। आगे चलिए, अगला पॉइंट्स देखेंगे। अगले पॉइंट्स कहते हैं आपके कि द्विवेदी जी की रचनाएं में आज द्विवेदी जी के निबंध कौन कौन से हैं। तो अशोक के फूल, विचार और विवेक,
विचार प्रवाह, आलोक पर्व। ठीक है, ये आलोक पर्व जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उपन्यास में कौन कौन सा है इनका? उपन्यास में है सूर साहित्य, कबीर, कालिदास की ललित नियोजन, हिंदी साहित्य का आजीवन, है ना, आदिवान। ग्रंथ संपादन है पृथ्वीराज रासो। उसके बाद है आपका नाथ सिद्धों की बनिया, यह है नाथ सिद्धों की बनिया। द्विवेदी जी की विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन किए, ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका की स्थापना की है। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार 1957 में मिले। द्विवेदी जी का निधन 1979 में दिल्ली में हो गया था। नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है हमारा ललित निबंध है। ठीक है, आइए आगे। अगला पाठ 5 है आपका गुणाकर मूल्य, इसके लेखक, और पाठ 5 है आपका नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक कौन है आपके? गुणाकर मूल्य, याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि गुणाकर मूल्य जी का जन्म जो हुआ था 1935 में, कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, अमरावती जिला में। ठीक है, आगे देखेंगे। गुणाकर मूल्य की जो भाषा थी वो आपका मराठी भाषा थी। गुणाकर मूल्य का निधन 2009 में हुआ था। रचना कौन सी है? तो अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, सौर मंडल, भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षर कथा के लेखक जो है आपके गुणाकर मूल्य। सारे किताब की रचना किसने की? गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि पाठ क्या है भाई? तो एक ललित निबंध है या निबंध है। नागरी लिपि पाठ भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है, ये याद रखेंगे। कहाँ से लिया गया? तो भारतीय लिपियों की कहानी से। जिस लिपि में हिंदी छपा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं नागरी या देवनागरी लिपि। ठीक है, नागरी या देवनागरी लिपि। आगे नेपाल की जो नेपाली, खसकुरा व देवनागरी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में आती है। हिंदी तथा इसके अंतर्गत बोली जाने वाली भाषाएं देवनागरी लिपि में आती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसमें और कुछ पॉइंट्स है, तो चलिए कुछ और पॉइंट्स से देख लेते हैं। पॉइंट्स क्या कहता है कि देवनागरी लिपि का अन्य नाम नागरी लिपि भी है। मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो ये भी आपकी देवनागरी लिपि है। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मणी लिपि है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से मिलते हैं, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि है वो नंदी नागरी कहलाती है। अगला पॉइंट है कि कोक्कण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवनागरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख भी जो है आपके नंदी नागरी में है। अगला पॉइंट है कि राजरा व राजेंद्र जैसे प्रताप चोर राजाओं के सिक्कों पर नागरी अक्षर जैसे लिपि देखने को मिलते हैं। ठीक है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर किरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में मिलते हैं, ये भी याद रखेंगे। अगले पॉइंट्स है आपके, आइए कुछ और इस पार्ट से पॉइंट्स देखते हैं। चलिए अगला आपके पार्ट्स हैं, चलिए यहाँ से देखेंगे। एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश ने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। राष्ट्रकूट वंश का विद्वान का क्या नाम था? तो अमोघ वर्ष था। 9वीं सदी का सबसे प्रख्यात राजा हुआ था। आगे, अमोघ वर्ष के शासन काल में ही जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणितासार संग्रह की रचना की, याद रखेंगे। ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोक्कण प्रदेश में शिलाहारों का राज्य स्थापित हो गया था। आगे, 11वीं सदी में शिलाहारों का एक शाखा कोल्हापुर सतारा प्रदेश में स्थापित हो गया था। आगे, श्रीगंग राजा ने प्रकोटा बनवाया उड़ीसा में, याद रखेंगे। प्रकोटा बनवाया श्रीगंग राजा ने। ठीक है, ये आपका गंगव राजा है, गंगवा ऐसे लिखेंगे। गंगवा राजा ने प्रकोटा बनवाया उड़ीसा में। आगे, कलिंग जगह उड़ीसा में है। कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो भी उड़ीसा हुआ था। राजा अशोक से संबंधित है। और कलिंग कहाँ है? आपका उड़ीसा में है। और ये 261 ईसा पूर्व में, चलिए कलिंग का युद्ध लिखा ही गया 261 ईसा पूर्व में हुआ था। सूर्य नामक पुस्तक के लेखक भी कौन है? गुणाकर मूल्य हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, दंती दुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा था, याद रखेंगे। दंती दुर्ग के राजा जो था वो कृष्ण प्रथम भी राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा था। आगे अगला है कि पादताडितिकम, है ना, पदाताडितिकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते हैं।
स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। विक्रमादित्य अपने आप को क्या कहता था? तो वो देवपुत्र कहता था। आगे, पाटलिपुत्र गुप्त की राजधानी हुआ करती थी, इसलिए पटना देवनगर भी कहा जाता है। ठीक है। विजयनगर के राजाओं के शासन काल में ही पहले पहल वेदों की लिपि वेद लिखा गया, वेदों की लिपि वेद लिखा गया। आगे, नांदेड़ का प्राचीन नाम नंदी नगर है और ये है आपका महाराष्ट्र में। अगला है कि राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो दंती दुर्ग है। राष्ट्रकूट कर्नाटक में रहने वाले थे। राष्ट्रकूट की मातृभाषा जो थी वो कन्नड़ थी, याद रखेंगे। चलिए, सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुण का पालियम ताम्रपत्र, तांबा का पत्र नागरी लिपि में, ये भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट, लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शुद्ध शब्द देखते हैं। इन सिक्कों पर एक तरफ कूफी लिपि कलमा अंकित है और दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है। ये सिक्के महमूद गजनी के द्वारा 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे। अगला कि बादशाह अकबर के द्वारा राम सीता की आकृति वाले सिक्के नागरी लिपि में चलवाया गया, जिसे राम सिया कहा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे, उत्तर भारत में नागरी लिपि को देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है और ये कब जाना गया? तो 8वीं सदी में। अगला है कि नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। ठीक है, क्या मतभेद है आइए जानते हैं। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने इससे सबसे पहले पहल इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी नाम रखा। लेकिन दूसरे के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयोग किए जाने वाली लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। ये पॉइंट्स याद रखेंगे। चलिए, ये इतना पॉइंट्स बता दिया मैंने। अब आइए अगला पार्ट पढ़ते हैं। अगला पार्ट आते हैं। चलिए, अगला पार्ट क्या आया था? पार्ट 6 बहादुर पढ़ते हैं। ठीक है, बहादुर के लेखक कौन होंगे? तो अमरकांत होंगे और बहादुर चैप्टर क्या आपका कहानी है। चलिए, बहादुर पाठ के लेखक कौन है? तो आपके अमरकांत हैं। अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 में नागर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, नागर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब? 1925 में। अगला पॉइंट से, अमरकांत गोरखपुर के इलाहाबाद में इंटरमीडिएट किए थे, ISC। आगे, 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने BA किया। 1948 में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी किए। अमृत पत्रिका, दैनिक भारत तथा मनोरमा के संपादक ये रहे हैं। अगला पॉइंट्स, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्ट्री को पुरस्कार किया गया था। ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे। इनके अमरकांत को कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा इत्यादि अमरकांत की कहानी संग्रह है। ठीक है, चलिए आगे देखें। कुछ और पॉइंट्स है इसमें, बिल्कुल। आइए, कुछ और जितने दिखाई देते उतने हम लोग पढ़ लेंगे। अमरकांत एक बाल उपन्यास भी है जिसका नाम है ना, बानर सेना। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे आपके बानर सेना ना आपका नाम है। अमरकांत का एक बाल उपन्यास है जिसका नाम है बानर सेना। आगे याद रखेंगे। बहादुर की जो उम्र थी वो 12 से 13 वर्ष की उम्र में थी। बहादुर एक नेपाली लड़का था। बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। ठीक है, दिल बहादुर या बहादुर, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे अगला पाठ है पाठ 7, परंपरा का मूल्यांकन, और एक निबंध है और एक रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। चलिए, परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला गांव उचगांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 को हुए। ठीक है, इन्होंने BA जो किया था लखनऊ विश्वविद्यालय से, कब किया था? तो 1932 में। और MA किया था 1934 में अंग्रेजी से, वो भी लखनऊ विश्वविद्यालय से। अगला पॉइंट, रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ? तो 30 मई 2000 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। रचना की बात करेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भारत की भाषा समस्या, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी, विरामचीर, बड़े भाई के लेखक रामविलास शर्मा जी है। भाषा और संभाषण के लेखक भी रामविलास शर्मा है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है भाई? तो एक निबंध है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे।
चलिए पाठ आते हैं। पाठ 8, जीत जीत में निरखत हूँ। और ये 7वीं पीढ़ी के नर्तक है। और जीत जीत निरखत हूँ के लेखक कौन है? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज लखनऊ घराने के नर्तक है, याद रखेंगे। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक बिरजू महाराज है। आगे, बिरजू महाराज एक कथक नृत्य करते हैं जो यूपी भारत के उत्तर भारत में लोकप्रिय है। ये उत्तर भारत मानेंगे तो उत्तर भारत का लोकप्रिय नृत्य है आपके यूपी भारत के लोकप्रिय नृत्य। बिरजू महाराज एक कथक नृत्य करते हैं, एक नृत्य का प्रकार है। अगला पॉइंट और देखेंगे कि बिरजू महाराज के शिष्य का जो नाम था वो आपका रश्मि वाजपेयी था। रश्मि वाजपेयी। आगे, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 1938 में 4 फरवरी शुक्रवार सुबह 8 बजे बसंत पंचमी के एक दिन पहले इनका जन्म हुआ था। जीत जीत में निरखत हूँ ये क्या है? तो एक इंटरव्यू है, एक साक्षात्कार है। बिरजू महाराज के इंटरव्यू को ही हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी ही थे। बिरजू महाराज की ख्याति जो थी एक नर्तक के रूप में जानी जाती है कि ये क्या है? डांसर है, फोक डांसर है ना, लोक नृतक। बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम तीनों बजाते थे। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा गुरु जज अम्मा को मानते थे। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली संस्था से जुड़े थे। ठीक है। अगला कुछ और पॉइंट्स देखेंगे। बिरजू महाराज 500 रुपये नजराना देकर अपने गुरु पिता से गंडा बंधवाया जो कमर में बंधा जाता है। बिरजू महाराज को 27 वर्ष की उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। बिरजू महाराज के चाचा का नाम जो था वो शंभू महाराज था। एक और चाचा का नाम था जो लच्छू महाराज था। ठीक है। चलिए, बिरजू महाराज के पिता का नाम अच्छन महाराज था। अच्छन, याद रखेंगे, अच्छन महाराज। और माता का नाम था अम्मा जी। अम्मा जी। अगला पॉइंट, बिरजू महाराज का निधन जो हुआ था 17 जनवरी 2022 को दिल्ली में हो गया था। बिरजू महाराज का पूरा नाम पंडित बृजमोहन मिश्रा है। अभी चल रहा है 2024, 2 साल पहले इनकी डेथ हुई। चलिए, बिरजू महाराज का पूरा नाम था पंडित बृजमोहन मिश्र था, ये भी याद रखेंगे। अगले पॉइंट से, बिरजू महाराज कथक नृत्य के लिए कला आश्रम का निर्माण किए थे। बिरजू महाराज की शादी जो थी 18 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। आगे देखेंगे अगला पॉइंट्स क्या कहते हैं। शागिर्द का अर्थ क्या होता है? तो शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? बिरजू महाराज, है ना। अगला पॉइंट्स, बिरजू महाराज का अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में हुआ था। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज के क्या संबंध थे? तो ये देख लेंगे कि बिरजू महाराज कथक नर्तक है और रामपुर राज दरबार में इनके पिता और ये खुद नाचते थे, ऐसा इनका संबंध है लखनऊ और रामपुर में। आगे चलिए, अगला कुछ और पॉइंट्स है इसमें देख लेते हैं। चलिए, खत्म हो गया आपके। आइए जानते हैं पाठ 9 अभिनव, और ये एक ललित रचना है और इसके लेखक अशोक वाजपेयी हैं। अभिनव के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। जन्म 16 जनवरी 1941, दुर्ग, छत्तीसगढ़। अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान जो था वो सागर, मध्य प्रदेश था। ठीक है। अगला पॉइंट, माता का नाम क्या था? तो निर्मला देवी था। और पिता का नाम क्या था? तो परमानंद वाजपेयी था। और आप जब 12th क्लास में जाइएगा तो इनकी एक कविता पढ़ने को मिलेगी जिस कविता का नाम होगा हार जीत। ठीक है। चलिए, तो इनके हार जीत के भी लेखक अशोक वाजपेयी हैं। आगे कुछ और इनके पॉइंट्स देखेंगे कि इन्होंने कविता कौन कौन सी रचना की कविता की। तो शहर अभी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, कहीं नहीं वही, बहुड़ी अकेला, थोड़ी सी जगह, इनकी ये कविता है। आलोचना कौन कौन से लिखे? तो फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, कविता का गल्प, कवि कह गया है, ये इम्पोर्टेंट है, कवि कह गया है, ये इनकी आलोचना है। पत्रिका कौन कौन से लिखे हैं? तो पत्रिका कविता एशिया इनकी प्रमुख पत्रिका में है। अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर और द क्रॉस 2004 में इनको सम्मान मिला था। अभिनव क्या है? तो एक ललित रचना है। अभिनव गद्य एवं कविता के सृजनात्मक कविता से लिया गया है ना। एक गद्य ऐसे लिखते हैं आपका, गद्य एवं कविता की सृजनात्मक कविता से लिया गया है। ठीक है, अभिनव। और इसके कुछ पॉइंट्स है तो देख लेते हैं। चलिए, इसका पॉइंट्स खत्म हो गया। आइए पाठ पढ़ते हैं 10। और 10 पाठ है आपके मछली, और ये कहानी है जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 में राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे। ठीक है।
अगला कुछ और पॉइंट देखते हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल का जो कविता है वो लगभग जय हिंद है, पहचान है, सीरीज के अंदर है, 1971 में छपी, ये सब इनकी कविता थी। ठीक है। आगे रचना में, कविता में, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया एक विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा अतिरिक्त नहीं। ये इनकी जो है आपकी कविता। और भी एक कविता है। उपन्यास कौन से हैं इनके? तो नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इनकी उपन्यास है। कहानी देखेंगे तो कहानी इन पेड़ पर कमरा, नौकर की कमीज, उपन्यास पर मॉमी कॉल के द्वारा एक फिल्म भी बना है। ठीक है। मॉमी कॉल एक निर्देशक है जो नौकर की कमीज उपन्यास पर एक फिल्म भी बनाए हैं। आगे देखेंगे, शुक्ल जी को 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला, 1997 में दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान मिला और 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है। आइए जानते हैं। सब हाथ से लिखा गया नोट्स बनाए गए हैं, आपको बहुत हेल्प करेगी परीक्षा में, और किताब के यही नोट्स हैं और यही किताब के आपके नोट्स आपके बहुत काम करेंगे, पीवीआई नोट्स। विनोद कुमार शुक्ल 7वें-8वें दशक के कवि हैं। ठीक है। एवं 20वीं शताब्दी के लेखक है। मछली महाविद्यालय कहानी से ली गई है। कहाँ से ली गई? तो महाविद्यालय कहानी से ली गई है। महाविद्यालय। झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो 3 मछलियाँ थी। आगे देखते हैं। जिंदा मछलियाँ उसमें कितने थी? तो जिंदी मछलियाँ 2 थी, एक मरी हुई थी, 3 मछलियाँ थी झोले में। चलिए, और है तो नहीं। चलिए अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला, नौबत खाने में इबादत, पाठ 11 व्यक्ति चित्र है, यतीन्द्र मिश्र इसके लेखक है। आगे देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र के लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। जन्म यतीन्द्र मिश्र का कहाँ हुआ था? 1977 में, अयोध्या के, उत्तर प्रदेश। इनकी कविता कौन सी है? तो यदा कदा, अयोध्या, डयोढ़ी पर आलाप। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, डयोढ़ी पर आलाप। आगे देखते हैं कि यतीन्द्र मिश्र शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गिरिजा। ठीक। अगला पॉइंट, यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 संवाद लिखा तथा पत्रिका याति का संपादन किया। ये याति है इनका, याति एक पत्रिका था, इनका ये संपादन किया। यतीन्द्र मिश्र, याति से यति याद रखेंगे। विनोद कुमार शुक्ल तो उसमें का था। ये आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। नौबत खान में इबादत में बिस्मिल्लाह खान का वर्णन किया गया है। याद रखेंगे, बिस्मिल्लाह खान जो एक शहनाई वादक है, बिस्मिल्लाह खान एक शहनाई बजाते हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाह का काशी पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर डयोढ़ी से शहनाई बजाया करते थे। अगला पॉइंट से कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम जो था वो कमरुद्दीन और बड़ा भाई का नाम था शमसुद्दीन। साकिब हुसैन और अली बख्श जाने माने एक शहनाई वादक हैं, इसको याद रखेंगे, ये भी पॉइंट्स हैं। बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार के डुमरांव में 1916 में हुआ था। मृत्यु 21 अगस्त 2006 में। बिस्मिल्लाह खां के नाना का घर काशी में था। आगे पॉइंट्स याद रखेंगे कि शहनाई बजाने में एक प्रकार का रीड का प्रयोग होता है ना, रीड या नय, याद रखेंगे शहनाई बजाने में। अगला पॉइंट्स क्या है आपके, रीड अंदर से पोली होती है ना, अंदर से, जिसके सहारे शहनाई को फूका जाता है। रीड एक प्रकार का घास से बनाया जाता है, ये याद रखेंगे। अगला पॉइंट्स, चलिए ये पॉइंट्स आपके खत्म हुए। पाठ 12 देखते हैं। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा शास्त्र, ये एक शिक्षा शास्त्र चैप्टर है, महात्मा गांधी इसके लेखक है। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। अगला पॉइंट्स, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, गुजरात। पिता कौन थे? तो करमचंद गांधी। माता कौन थी? तो पुतलीबाई, याद रखेंगे। पत्नी कौन थी? तो कस्तूरबा गांधी। 4 दिसंबर 1888 में गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। आगे देखेंगे, 1883 में महात्मा गांधी का कम उम्र में विवाह हो गया, है ना, 14 वर्ष की उम्र में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रवास किया। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और 1914 में भारत लौटे। 1915 में माना जाता है कि भारत है। 1893 से 1915, ये डेट याद रखेंगे, है ना। 14 की जगह यहाँ 15 हो जाएगा। रीड, ये तो ये हो गया। आगे देखेंगे, इसलिए खान साहब को कचौड़ी संगीतमय लग रहा था। कुछ और पॉइंट्स, चलिए महात्मा गांधी से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं। 12 चैप्टर लास्ट चल रहा है। महात्मा गांधी भारत में 1915 से 1948 में सक्रिय रहे। महात्मा गांधी
महात्मा गांधी 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे और 1915 से 48 में भारत में रहे। याद रखेंगे, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो 1915 में। गांधी जी महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। आगे, महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता कहकर याद किया जाता है। इनको बापू और राष्ट्रपिता कहते हैं। 2 अक्टूबर की इनकी जयंती होती है। हिंद स्वराज सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक में महात्मा गांधी थे। आगे, हरिजन और यंग इंडिया महात्मा गांधी की पत्रिका है। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार मैंने बाबू 1 से लेकर 12 है ना, आपके मोस्ट गद्य खंड हाथ से लिखा हुआ नोट्स मैंने करा दिया। हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपको कराया है। तो जल्द ही पद्य के साथ मिलते हैं और दही वाली मगम्मा वर्णिका 2 के साथ मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।